अभी हम सबसे पहले समरी ऑफ फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म को देखेंगे। ठीक, इसका डिटेल आप पहले पढ़ चुके हैं। समरी समझना इसलिए ज़रूरी है कि इसको अगले क्लास से हम कनेक्ट कर पाएँ। चलिए इसमें देखते हैं क्या है। सबसे पहले ये स्टामेन का डायग्राम बना हुआ है और नीचे ये कार्पेल का डायग्राम बना हुआ है। कार्पेल में ये स्ट्रक्चर जो है ये स्टिग्मा कहलाता है। ठीक है, अब स्टामेन के एंथर से पॉलन ग्रेन रिलीज होकर के, है ना, किसी भी माध्यम से चल करके स्टिग्मा के ऊपर क्या करेगा, लैंड करेगा। इस प्रक्रिया को हम किस नाम से जानते हैं, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का डिटेल हम आपको बाद में पढ़ाएंगे, अभी पढ़ना बाकी है ये पॉलिनेशन। चलिए, जब स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन लैंड कर जाता है तो उसके बाद इस स्टिग्मा और पॉलन ग्रेन के बीच में कुछ केमिकल डायलॉग्स चलते हैं। इस केमिकल डायलॉग्स के द्वारा या तो स्टिग्मा, पॉलन ग्रेन अगर स्टिग्मा के लिए इनकॉम्पेटिबल हुआ तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, और अगर वो कॉम्पेटिबल हुआ तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। ठीक है, ये सारी प्रक्रिया को हम पढ़ते हैं किस हेडिंग के तहत, पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन। पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन का डिटेल आपको अभी हम नहीं पढ़ाए हैं और इसका नोट्स में भी कोई चर्चा खास नहीं है। हाँ, इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी के थ्रू, ये भी बाद में देखेंगे। हाँ, मान लेते हैं कि पॉलन ग्रेन जो स्टिग्मा पे ड्रॉप किया वो कॉम्पेटिबल था और वो एक्सेप्ट कर लिया गया। तो जब स्टिग्मा पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट कर लेगा तो स्टिग्मा कुछ स्पेशल सिक्रीशन रिलीज करता है वो पॉलन ग्रेन को स्टिमुलेट करने के लिए, जिससे कि पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन हो सके। तो वो केमिकल सब्सटेंसेस में क्या क्या हो सकते हैं, तो वाटर हो सकता है, सुक्रोज हो सकता है, सुक्रोज इट इज ए कार्बन सोर्स, और क्या लिपिड हो सकता है, प्रोटीन होगा, और कैल्शियम और कौन सा होगा, बोरन। कैल्शियम और बोरन है ना पॉलन ट्यूब के ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान से देखें, ये पॉलन ट्यूब ग्रो कर गया। पॉलन ट्यूब ग्रो करने के बाद इसके अंदर के जो भी न्यूक्लियस थे पॉलन ग्रेन के वो चल के आ जाएंगे पॉलन ट्यूब के अंदर। ठीक है, ये सारा चीज़ आपको डिटेल में हम पढ़ाए हुए हैं। पॉलन ट्यूब के अंदर आने के बाद कौन कौन सा न्यूक्लियस मिलेगा हमको, एक तो ट्यूब न्यूक्लियाई और 2 ठो मेल गैमेट मिलेगा। अब ये पॉलन ट्यूब स्टाइल होते हुए पास करेगा आगे की तरफ। ठीक है, स्टाइल के बारे में आपको हम बताए थे क्या चीज़, तो ये ओपन हो सकता है, हाफ क्लोज्ड हो सकता है और क्लोज्ड हो सकता है। ओपन टाइप स्टाइल में हम बताए थे कि ये अंदर में पूरा हॉलो स्पेस होगा और उसमें ट्रांसमिटिंग टिश्यू नहीं होंगे। हाफ क्लोज टाइप में भी अंदर में हॉलो स्पेस होगा लेकिन वो नैरो होगा क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा ट्रांसमिटिंग टिश्यू पाया जाता है। और क्लोज टाइप में है ना पूरी की पूरी तरह से वो ट्रांसमिटिंग टिश्यू से पैक रहता है। ठीक है, एक और बात बताए थे, पॉलन ट्यूब का जो टिप है, एपेक्स है, यहाँ से कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट होते हैं और वो डाइजेस्टिव एंजाइम हैं इनके जो पैक्ड ट्रांसमिटिंग टिश्यूज़ हैं उनको डाइजेस्ट करते हुए उसके सेल को तब आगे बढ़ता है, और डाइजेस्टेड इन प्रोडक्ट को ये पॉलन ट्यूब एज ए न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, पॉलन ट्यूब का जो ग्रोथ होता है वो या मूवमेंट जो होता है ओवरी की तरफ, वो कैसा होता है, इट इज़ कॉल्ड कीमोट्रॉपिक मूवमेंट, है ना। इसको कीमोटैक्टिक कभी मत बोलिएगा, इट इज़ कीमोट्रॉपिक, इनफैक्ट इट इज़ है ना मूवमेंट ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये कीमोट्रॉपिक मूवमेंट है, ध्यान देंगे यहाँ पे। और किस केमिकल से अट्रैक्ट होकर के ये जाके जाता है, तो आपको बताए थे हम, कैल्शियम, बोरन, आयनोसिटॉल, शुगर कॉम्प्लेक्स, इसी केमिकल से, इन्हीं सब चीज़ों से अट्रैक्ट होकर के ये ओव्यूल की तरफ क्या होता है, बढ़ता है। तो अब मान लेते हैं कि ये पॉलन ट्यूब ग्रो करते करते ओव्यूल के पास आ गया। जब ये ओव्यूल के पास आ जाएगा तो यहाँ आने के बाद ओव्यूल के अंदर ये इंटर करेगा। ओव्यूल के अंदर इंटर करने के 3 रास्ते हैं। देखिए, एक रास्ता हम यहाँ से दिखा रहे हैं, ये चलते हुए माइक्रोपाइल होते हुए ये ओव्यूल के अंदर इंटर कर रहा है। ठीक है, तो माइक्रोपाइल होते हुए जब ये ओव्यूल के अंदर इंटर करेगा, इस एंट्री के तरीके को हम कहते हैं पोरोगेमी, है ना। 97% या मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में है ना पॉलन ट्यूब का है ना ओव्यूल के अंदर इंटर करने का तरीका कौन होता है, पोरोगोमी, यानी थ्रू माइक्रोपाइल। दूसरा तरीका इंटर करने का क्या हो सकता है, तो ये हो सकता है कि पॉलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर चालाजा के होते हुए इंटर कर जाए, और चालाजा के होते हुए जब इंटर करेगा तो ये सेकंड तरीका, इसको हम कहते हैं चैलाजोगेमी। चैलाजोगेमी बहुत कम एंजियोस्पर्म में होता है, और वो कौन कौन से एंजियोस्पर्म है तो आपको नोट्स में हम बताए हैं। एग्जाम्पल है कैसूरिना, जगलंस या वालनट और बिट्यूला। इसमें इंपॉर्टेंट है कैसूरिना, इसको याद रखिएगा।
तीसरा तरीका एक और क्या हो सकता है, तो तीसरा तरीका है कि पॉलन ट्यूब है ना, या तो इंटेगुमेंट होते हुए इंटर करें या तो फ्यूनिकल या हाइलम होते हुए ओव्यूल के अंदर इंटर करें। इस तीसरे तरीके को हम मीजोगेमी के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, ये भी बहुत कम प्लांट्स में होता है। मीजोगेमी किस में होता है, तो आपको हम बताए थे कुकरबीट में, पिस्टासिया में और पॉपुलस में। इसमें कुकरबीट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ठीक, चलिए अब इसके बाद हम लोग एक और चीज़ जानेंगे। वो क्या चीज़, तो ज़रा ध्यान से देखें, ये भी रिवीजन ही है ना। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसको लेके। ये क्या है, तो दिस इज मैच्योर्ड फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियोसैक, उसी का ये पिक्चर है। इसको थोड़ा फर्टिलाइजेशन समझना है तो इसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज करना जरूरी है। तो ध्यान से देखिए, ये मैच्योर्ड गैमेटोफाइट है या एम्ब्रियोसैक है एंजियोस्पर्म का, ठीक, ऑफ एंजियोस्पर्म। ये कितने सेल का बना होता है, 7 सेल और 8 न्यूक्लियस। इसका टाइप क्या होता है, तो हम कहेंगे मोनोस्पोरिक, चूँकि एक ही है ना मेगास्पोर से ये बनता है। और कैसे बनता है इसका डिटेल आपको हम पहले पूरा समझा चुके हैं। और इसका टाइप है पॉलीगोनम टाइप, इसको याद रखिएगा। पॉलीगोनम टाइप जो होता है ये मोस्ट कॉमन टाइप होता है ना एम्ब्रियोसैक का एंजियोस्पर्म में। अब चलिए इस मैच्योर्ड फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म या एम्ब्रियोसैक में क्या क्या चीज़ पाया जाता है, एक बार इसका रिव्यू कर लेते हैं। तो एक बात देखिएगा, ये जो एम्ब्रियोसैक है इसके ऊपर लिखा हुआ है चैलाजल एंड, ये चलाजा की तरफ है। और नीचे लिखा हुआ है माइक्रोपाइलर एंड, यानी ये ओव्यूल के माइक्रोपाइल की तरफ है। तो ये 2 एंड हम डिसाइड कर लिए पहले, ऊपर वाला एंड चलाजा की तरफ है और निचला एंड माइक्रोपाइल की तरफ है। अब देखिए इसमें कौन कौन से सेल्स हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर 3 एंटीपोडल सेल्स हैं। ठीक, ये ध्यान से देखेंगे, 3 एंटीपोडल सेल्स यहाँ मौजूद हैं ऊपर चलाजा की तरफ। ठीक है, दूसरा कौन मौजूद है, तो नीचे की तरफ आइए माइक्रोपाइल की तरफ। बीच में एक एग सेल मौजूद है। ठीक है, एक तो एग सेल मौजूद है और इसके दोनों साइड एक एक सिनर्जिड, यानी सिनर्जिड की संख्या कितनी है, 2 सिनर्जिड है। और इन दोनों को मिला के हम कहते हैं किस नाम से, एग एपरेटस। ये टर्म याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सेल और दोनों साइड का सिनर्जिड मिल के कहलाता है एग एपरेटस। और एग एपरेटस के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्या, तो ध्यान से देखें, ये जब भी होगा तो किस तरफ होगा, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होगा। साथ साथ इसके बीच में पाया जाता है, पूरे जो बड़ा सा स्ट्रक्चर है इसके बीच में जो मिलेगा, ये 2 ठो पोलर न्यूक्लियाई हैं। ये सेल नहीं है, ये 2 ठो पोलर न्यूक्लियाई है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये पूरा का पूरा एक बड़ा सा सेल है, उसके अंदर ये साइटोप्लाज्म है और उसमें ये 2 पोलर न्यूक्लिया है। इस पूरे सेल को जरा ध्यान से देखिएगा, हम कहते हैं सेंट्रल सेल। कितना सेल हुआ सेंट्रल सेल, एक सेंट्रल सेल। ध्यान से देखिएगा, तो एक सेंट्रल सेल जिसके अंदर 2 ठो क्या है, पोलर न्यूक्लियाई। और ध्यान दीजिएगा, ये एंटीपोडल सेल, ये सारे सेल्स भी सेंट्रल सेल के अंदर ही मौजूद हैं। ठीक है, चलिए तो ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब देखिए 7 सेल 8 न्यूक्लियस, तो 7 सेल कैसे हुआ, तो ध्यान से देखिए, 3 एंटीपोडल सेल, ठीक, 1 सेंट्रल सेल, 1 एग सेल और 2 सिनर्जिड्स, ये हो गए 7 सेल। और 8 न्यूक्लियस कैसे हुए, तो ध्यान से देखिएगा, एग सेल का 1 न्यूक्लियस, सिनर्जिड का 1 न्यूक्लियस है ना, दूसरा न्यूक्लियस, ठीक है, एंटीपोडल सेल्स के 3 न्यूक्लियस और 2 पोलर न्यूक्लियाई। तो सारे न्यूक्लियाई को जोड़ेंगे तो कितना न्यूक्लियाई हो जाएंगे, 8 न्यूक्लियाई। तो ये पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट। अब चलते हैं फर्टिलाइजेशन की तरफ। तो अब देखिए यहाँ ये पिक्चर है, इसमें हम फर्टिलाइजेशन को समझेंगे, बस ये लास्ट पॉइंट होगा इसका। चलिए देखिए, सबसे पहले हम ये मान के चले कि ओव्यूल के अंदर जो पॉलन ट्यूब आया उसके अंदर आने का 3 तरीका हो सकता है। या तो पोरोगेमी हो सकता है, माइक्रोपाइल के थ्रू इंटर करें, या नहीं तो वो चलाजोगेमी हो सकता है, चलाजा के थ्रू इंटर करें, या नहीं तो वो मीजोगेमी हो सकता है, इंटेगुमेंट या फ्यूनिकल या हाइलम के थ्रू इंटर करें। तो ओव्यूल में इंटर करने का 3 तरीका हो सकता है, लेकिन एम्ब्रियोसैक में इंटर करने का एक ही रास्ता है। वो किधर से होगा, तो हम कहेंगे जिस तरफ इसके है ना क्या पाए जाएंगे, एग एपरेटस पाए जाएंगे। सिर्फ एग एपरेटस की तरफ से ही इंटर कर सकता है। क्यों, क्योंकि देखिए एग एपरेटस में ये सिनर्जिड होते हैं, ठीक है, और सिनर्जिड में एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है ना, जिसका नाम, एक सिनर्जिड को हम थोड़ा समझाने के लिए फेट कर इसकी लाइन को ये हल्का कर दिए हैं। तो देखिएगा सिनर्जिड में एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है ना, उसका नाम है फिलीफॉर्म एपरेटस। और ये फिलीफॉर्म एपरेटस पॉलन ट्यूब को गाइड करता है अपनी तरफ आने के लिए। तो इसलिए जब भी ये पॉलन ट्यूब एम्ब्रियोसैक में जाएगा तो वो हमेशा है ना किधर से, तो
एग एपेरेटस की तरफ से ही जाएगा। तो अब चलिए मान लेते हैं ये एम्ब्रियो सैक है पूरा का पूरा, और इस एम्ब्रियो सैक में पॉलन ट्यूब यहाँ आ चुका है। अब देखिए इन दो में से एक सिनर्जिड के थ्रू ही ये इंटर करेगा, दोनों सिनर्जिड के थ्रू नहीं, एक सिनर्जिड के थ्रू ये इंटर करेगा। तो जैसे ही पॉलन ट्यूब आया सिनर्जिड के कांटेक्ट में, तो पॉलन ट्यूब से जो डाइजेस्टिव एंजाइम निकलते हैं उसके इम्पैक्ट से ये सिनर्जिड डिजेनरेट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और ये पॉलन ट्यूब इसको डाइजेस्ट करके सिनर्जिड के अंदर जाने लगता है। देखिए ये पॉलन ट्यूब इसको डाइजेस्ट कर रहा है और इसके अंदर अब जा रहा है, ठीक है। इसके अंदर जाते जाते एक और बात होता है कि पॉलन ट्यूब का देखिए ये ट्यूब न्यूक्लियाई है, ये ट्यूब न्यूक्लियाई अब डिजेनरेट करने लगेगा, डाइजेस्ट होने लगेगा। चलिए ट्यूब न्यूक्लियाई डाइजेस्ट, लेकिन इनके जो दोनों मेल गैमेट्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं ये डाइजेस्ट नहीं होंगे। अब ये पॉलन ट्यूब सिनर्जिड डिजेनरेटिंग सिनर्जिड के अंदर पहुँच गया और इसको डिजेनरेट कर रहा है, और अब इसी के दोनों मेल गैमेट्स जो हैं उसमें रिलीज़ कर दिए जाएंगे, ठीक है। पॉलन ट्यूब फट जाता है और इसका दोनों मेल गैमेट इसमें रिलीज हो जाता है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि सबसे पहले पॉलन ट्यूब अपना दोनों मेल गैमेट किस में डालता है, तो आंसर क्या होगा, डिजेनरेटिंग सिनर्जिड के अंदर डालता है। आंसर डायरेक्ट सेंट्रल सेल नहीं बोलना है, सेंट्रल सेल में बाद में जाएगा, पहले किस में जाएगा, डिजेनरेटिंग सिनर्जिड में जाएगा। तो ये सिनर्जिड में पहुंच गया। सिनर्जिड में आ जाने के बाद ये दोनों जो मेल गैमेट्स हैं इसमें से एक मेल गैमेट जो होगा, ध्यान से देखिएगा, एक मेल गैमेट वो चला जाएगा एग सेल से फर्टिलाइज करने के लिए, ठीक है, एग सेल से फ्यूज़ करने के लिए। और एग सेल से जब फ्यूज़ करेगा तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, इसका प्रोडक्ट होगा है ना, इट विल प्रोड्यूस डिप्लॉयड नेचर का जायगोट। क्या बना देगा, ये जायगोट बना देगा। तो ये हो गया डिप्लॉयड नेचर का जायगोट। सबसे पहले ये दोनों जो है ना फर्स्ट मेल गैमेट, इसी को फर्स्ट मेल गैमेट बोलेंगे और इसको है ना एग सेल, तो इन दोनों जब फ्यूज़ किया तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट बनेगा वो जायगोट होगा। इस फर्टिलाइजेशन को हम कहते हैं किस नाम से, जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन, या इसी का दूसरा नाम क्या है, सिंगैमी, ठीक है। तो जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन या सिंगैमी क्या है, हम कहेंगे एक ऐसा फर्टिलाइजेशन जिसमें कि एग सेल फ्यूज करता हो किसके साथ, फर्स्ट मेल गैमेट। और याद रखिए फर्स्ट मेल गैमेट उसी को बोलते हैं, ये पहले से कुछ फर्स्ट मेल गैमेट फिक्स नहीं होता है, वो सेल जो एक सेल से फ्यूज करेगा, वो मेल गैमेट जो एक सेल से फ्यूज करेगा उसका नाम दे देंगे फर्स्ट मेल गैमेट। जब ये आपस में फ्यूज करेगा तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, जायगोट, जो कि डिप्लॉयड नेचर का होगा, और इसी को हम कहेंगे जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन या सिंगैमी के नाम से पुकारेंगे। अब चलिए दूसरा वाक्य क्या होगा, तो दूसरा ये होता है कि सेकेंड मेल गैमेट जो है ये चला आता है बिल्कुल सेंट्रल सेल के अंदर। तो देखिए ये सेकेंड मेल गैमेट है, ठीक है, ये सेंट्रल सेल के अंदर, और ये कौन सा मेल गैमेट था, फर्स्ट मेल गैमेट, ठीक है। सेकेंड मेल गैमेट जो सेंट्रल सेल के अंदर आएगा ये बढ़ेगा टुवर्ड्स द पोलर न्यूक्लियाई। अब सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई जो हैं ये आपस में पहले फ्यूज़ कर जाएंगे। अब पोलर न्यूक्लियाई जब आपस में फ्यूज़ करेंगे तो ये डिप्लॉयड नेचर का जो न्यूक्लियस बनेगा, इस न्यूक्लियस को हम लोग कहेंगे किस नाम से, तो सेकेंडरी न्यूक्लियस या डेफिनेटिव न्यूक्लियस। तो पहले ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज़ कर गया, डेफिनेटिव या सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लिया, और उसके बाद ये सेकेंड मेल गैमेट इनके साथ फ्यूज़ कर जाएगा और बना देगा फाइनली क्या, तो ट्रिप्लॉयड नेचर का, इट इज़ नोन एज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। और अब ध्यान से देखिएगा, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जब ये बन गया तो उसके बाद ये पूरा का पूरा सेल जो है कहलाने लगेगा, दिस इज़ नाउ नोन एज प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ठीक है। पहले इसका नाम सेंट्रल सेल था, अब इसका नाम पड़ जाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। और इस प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल का न्यूक्लियस कौन होगा, तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, क्लियर। अब इस फर्टिलाइजेशन के बाद, एंड इस फर्टिलाइजेशन को हम किस नाम से पुकारते हैं, दिस इज कॉल्ड वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। इसी को हम किस नाम से पुकारते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। ध्यान से देखिएगा, ठीक है, वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन या ट्रिपल फ्यूजन। तो ट्रिपल फ्यूजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें 3 न्यूक्लियस फ्यूज़ करता है। कौन कौन फ्यूज़ करता है, तो एक तो 2 पोलर न्यूक्लियाई पहले आपस में फ्यूज़ करता है, और उसके बाद उनसे कौन फ्यूज़ करता है, सेकेंड मेल गैमेट फ्यूज़ करता है, इसलिए इसका नाम पड़ा ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन इसलिए नहीं कहेंगे कि 3 बार फ्यूजन हुआ, ये नहीं, फ्यूजन तो 2 ही बार होता है। हाँ, न्यूक्लियस कितने फ्यूज़ करते हैं, 3, इसलिए ट्रिपल फ्यूजन। अब देखिए इसमें क्या हुआ, तो 2 पोलर न्यूक्लियाई, यहाँ फिर से देख लीजिए, है ना, ये है, ये यहाँ जो हम दिखा रहे हैं। उसके बाद एक है सेकेंड मेल गैमेट, ये वाला, ठीक है,
अब ध्यान से देखिए, ये वाला सेकेंड मेल गैमेट, दोनों पोलर न्यूक्लियाई पहले आपस में फ्यूज करेगा तो बना देगा डिप्लॉयड नेचर का सेकेंडरी या डेफिनेटिव न्यूक्लियस। और ये सेकेंडरी या डेफिनेटिव न्यूक्लियस जब फ्यूज कर जाएगा सेकेंड मेल गैमेट के साथ तो ये बना देगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। देखिए यहाँ पर ये वाला ट्रिप्लॉयड नेचर का, और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस रहता किसके अंदर है, इनसाइड। यहाँ लिखे हुए हैं देखिए, इनसाइड किसके अंदर रहेगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, तो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के अंदर। अब इस पूरे सेल को हम किस नाम से पुकारेंगे, बड़ा सा जो है इसका नाम होगा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। तो ये था वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन, या इसी को क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये जनरेटिव फर्टिलाइजेशन जो एंजियोस्पर्म में हुआ इसका प्रोडक्ट जायगोट, अब वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन जो स्पर्म में हुआ एंजियोस्पर्म में इसका प्रोडक्ट हुआ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं कि इस नाम से, देखिए यहाँ से एक लाइन हम खींचे हुए हैं, दो लाइन, इनको हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्लियर, तो ये डबल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। और याद रखें, डबल फर्टिलाइजेशन सारे के सारे एंजियोस्पर्म में होता है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, इट टेक्स प्लेस इन ऑल एंजियोस्पर्म। क्लियर। अब ध्यान से देखिए, जेनेटिव फर्टिलाइजेशन को ध्यान से देखेंगे, जेनेटिव फर्टिलाइजेशन को डिस्कवर किसने किया था, स्ट्रासबर्गर। और यह पहले डिस्कवर करके बता दिया कि एंजियोस्पर्म में इस टाइप का फर्टिलाइजेशन सिंगेमी होता है। बाद में चल करके एक वैज्ञानिक और आया जिसका नाम था नवास्चिन। इन्होंने किसको खोजा, ट्रिपल फ्यूजन और वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन को खोजा। तो नवास्चिन के खोज के बाद ही हमको पता चला कि एंजियोस्पर्म में जो है डबल फर्टिलाइजेशन होता है, क्योंकि स्ट्रासबर्गर के बाद तो एक ही पता चला था जनरेटिव। नवास्चिन चूँकि इसको भी खोजा, तब अब हम मिला के कहते हैं कि एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन, जनरेटिव और वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन होता है। इसलिए डबल फर्टिलाइजेशन के खोज का क्रेडिट अगर आपको देना है तो आप किसको देंगे, तो नवास्चिन को देंगे। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए डबल फर्टिलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड बाय, तो आंसर क्या होगा, नवास्चिन। इसको याद रखिएगा। सॉरी, ये लाइन है ना, डबल फर्टिलाइजेशन का डिस्कवरी किसने किया था, नवास्चिन ने। ठीक, तो आज यहीं तक रहने देंगे, और इसके बाद जो अगला लेक्चर होगा उसमें इससे आगे वाला पॉइंट देखेंगे।